जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबको ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तबाही तो याद होगी कि किस लेवल की तबाही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मचाई थी। और एक बार फिर से अब उसकी तबाही के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा, क्योंकि एक तरफ जहां ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी हैं, तो वहीं पाकिस्तान और जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके लिए एक और दिल दहला देने वाली खबर भारत को लेकर आई है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ब्रह्मोस एनजी के आने से पहले ही 400 मिसाइल का जो नंबर है उसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। इस पर बात करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ जनरल मैनेजर ने, जिनका नाम प्रवीण पाठक सर है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी है। उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना 400 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की है, वो प्रतिबद्ध है और ये डील तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। इस मिसाइल का जो ट्रायल था वो 2026 में प्लान किया गया था और उसी के अनुरूप जो कार्य है वो चल रहा है। ये मिसाइल आने वाले भविष्य में सुखोई 30 MKI की ताकत तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, लेकिन इसके आने के बाद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 और एमका जैसे जो प्लेटफॉर्म है, राफेल जैसे जो प्लेटफॉर्म है, उनकी ताकत भी कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। इस पर बात करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारी ने कहा कि एक बार जैसे ही 2026 में इसके ट्रायल शुरू हो जाते हैं, तो अगले 2 वर्षों तक सिलसिलेवार तरीके से इनके ट्रायल्स को तब तक आयोजित किया जाएगा जब तक कि सारे पैरामीटर इस मिसाइल से पूरे नहीं किए जाते, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ भारतीय वायुसेना ही नहीं बल्कि कई अफ्रीकन नेशन और मिडिल ईस्ट के नेशन ऑलरेडी इस मिसाइल की ताक में हैं और उन्होंने इसके बारे में पूर्व में ब्रह्मोस एरोस्पेस से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करी है और वो वेट कर रहे हैं कि कैसे ये मिसाइल प्रोडक्शन में आए और वो इसका ऑर्डर प्लेस करे, क्योंकि उनका मानना है, यानी कि प्रवीण पाठक सर का मानना है कि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इसने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई है, जो देश इसको लेकर हल्का फुल्का मन भी बना रहे थे, अब वो भी इसको लेकर प्रतिबद्ध नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी तकरीबन 2 से 3 साल लग सकते हैं इसको प्रोडक्शन में आने में, और एक बार जैसे ही सप्लाई चेन सब कुछ सुनिश्चित हो जाता है तो बड़ी संख्या में ये जो मिसाइल हैं ये बनाई जाएंगी, जिनसे ना सिर्फ हमारी खुद की नीड्स पूरी होंगी बल्कि जो एक्सपोर्ट नीड है वो भी केटर की जा सकती है। ऑर्डर कमिटमेंट को लेकर के उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर इंडिकेशन दिए हैं कि जो एनजी वेरिएंट है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारत के एयर लॉन्च स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में, क्योंकि एनुअल प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है भारत के पास इन मिसाइल की वो 100 मिसाइल्स पर ईयर की है। और ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी उत्तर प्रदेश में ओपन हो रही है, यहाँ पर ये 100 मिसाइल तकरीबन बना सकते हैं। और अगर ये नंबर अचीव कर लिए गए तो फिर भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा बल्कि जो एक्सपोर्ट नीड है, जो कि हमारे मित्र देशों से आ सकती है, वो भी भारत की तरफ से पूरी कर ली जाएगी। ब्रह्मोस एनजी बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक सक्सेसर है, जो कि भारत की जो सुपरसोनिक प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करेगा। अब इसको बनाने के पीछे के कारण कई थे। देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट से, तो वो काफ़ी बड़ी और भारी भी है, और तेजस और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म में उसका इंटीग्रेशन बहुत टेढ़ी खीर है। और इनफैक्ट सुखोई जैसा प्लेटफॉर्म भी अपने साथ सिर्फ एक ही ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट लेकर उड़ सकता है। और इसी शॉर्टकमिंग को नोटिस करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एक हल्की और ज़्यादा घातक जो मिसाइल है वो तैयार करी गई है और इसी को आप ब्रह्मोस एनजी के नाम से जानते हैं। हालांकि आने वाले भविष्य में हमें ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी देखने को मिलने वाली है, लेकिन फिलहाल भारतीय वायुसेना के नीड्स को देखते हुए जो ब्रह्मोस एनजी का डेवलपमेंट फेज है इसको फास्ट ट्रैक करने की तैयारी कर ली गई है और इसी के अनुरूप, या यूँ कह लें प्लान के अनुरूप, जो कार्य है वो इस समय चल रहा है और बहुत जल्दी 2026 में इसके जो लाइव ट्रायल्स हैं वो हमें होते नजर भी आने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर के। हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने ये इंडिकेशन दिए थे कि अब शायद हमें SV-57 की डील होती ना नजर आए। हालांकि उसमें हमने ये संभावना भी छोड़ी थी कि अंतिम कॉल जो है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है या आएगी। अब इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट ANI से आ रही है। ANI यानी एशियन न्यूज इंटरनेशनल की तरफ से हाल ही में एक पहली नेशनल सिक्योरिटी समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। और उन्होंने अपने इस विजिट के दौरान कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है भारत के फ्यूचर प्रोग्राम को लेकर के। एक तरफ जहां डिफेंस के गलियारे पर यह डिस्कशन हो रहा है कि भारत SV-57 लेगा या राफेल लेगा, और लोग अपने तरफ से तर्क और कुतर्क दोनों कर रहे हैं, और जो SV-57 फैन बॉयज हैं वो SV-57 को जितवाने में लगे हैं और जो राफेल फैन बॉयज हैं वो राफेल के समर्थन में बोल रहे हैं। लेकिन
एएनआई की जो डिफेंस समिट हुई थी या सिक्योरिटी समिट हुई थी, इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ने मीडिया से बात करते हुए क्लियरली ये कह दिया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए आ रहा है। उन्होंने क्लियरली ये कह दिया कि अभी भारतीय वायुसेना जो भी ऑफर या जो भी प्रस्ताव आए हैं उनको इवेलुएट कर रही है, एग्जामिन कर रही है और ये देख रही है कि कैसे हम अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी एमका के आने से पहले जो गैप क्रिएट होगा उसको हम कैसे फिल करेंगे, इसी उद्देश्य पर अभी हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने अभी ये क्लियरली ये कह दिया कि इस समय हम सिर्फ इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे जो क्रिटिकल गैप फिल बन गया है हमारे वायुसेना में या कैपेबिलिटी गैप आ गया है उसको फिल कैसे करना है, और हम फिलहाल इसी पर फोकस्ड है और हम ये देख रहे हैं कि कैसे और कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी ऑपरेशनल नीड को पूरा करेगा, और जो एयरक्राफ्ट हमारी ऑपरेशनल नीड को पूरा करेगा वही एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के तरफ से लिया जाएगा। उन्होंने किसी भी एक प्लेटफॉर्म का नाम लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हम किसी एक प्लेटफॉर्म को लेकर बात नहीं करने वाले हैं कि हम किसके तरफ जा रहे हैं, बस आप इतना जान लीजिए कि हम फिलहाल अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट जब से आई है डिफेंस के गलियारे में एक हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि एमका को आने में तकरीबन अभी 1 दशक का समय लगने वाला है। तो ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस एंथुजियास्ट इस चीज को लेकर लड़ रहे हैं कि क्या राफेल आएगा या SU-57 आएगा या F-35 आएगा। देखिए क्लियरली अभी उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास तकरीबन बहुत सारी रिक्वायरमेंट की पूरी लिस्ट है जिसको हम मैच कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के साथ, और जो हमारे लिस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे से आएगा ऊपर वही प्लेटफॉर्म विजेता होगा। यानी कि क्लियरली अभी ये नहीं कहा जा सकता कि राफेल या SU-57 में किसको विजेता घोषित किया जाएगा। और उनका बयान चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि 5 दिसंबर को ही रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा होने वाला है, और डिफेंस एक्सपर्ट और पत्रकार सीनियर जो हैं वो यही मान के चल रहे हैं कि उनके इसी दौरे के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौते भारत और रूस के बीच में हो सकते हैं, और उसमें SU-57 को भी रखा गया है। देखिए भारतीय वायुसेना के करंट फाइटर रोड मैप की बात करें तो उसमें ज़्यादा स्थान जो दिया गया है वो इंडिजिनस फाइटर जेट्स को दिया गया है, जैसे कि तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI, जिसको भविष्य में हम सुपर सुखोई के नाम से जानेंगे, जो कि बिरास 2000 और MiG-29 की फ्लीट को रिप्लेस करने का काम करेंगे। हालांकि एमका हमारी लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी में है, लेकिन हमने पहले भी कहा कि 1 दशक का समय लगने वाला है, और अगर भारतीय वायुसेना कोई प्लेटफॉर्म भी लेती है तो वो सिर्फ एक कैपेबिलिटी गैप को ब्रिज करने का काम करेंगे, यानी हो सकता है वो नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। कुछ रिपोर्ट दावा करती हैं कि 50 से 60 SU-57 आ सकते हैं, या एडिशनल बैचेस जो है राफेल के वो आ सकते हैं। हालांकि वो एक अलग विषय है और ये निर्णय भारतीय वायुसेना ही लेगी। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।